Hello, future charter accountants. So today I am here to discuss with you Ind AS 23 borrowing cost. अब देखो borrowing cost का कॉन्सेप्ट क्या है. Borrowing cost means the capitalization. अब देखो borrowing cost वैसे तो क्या होना चाहिए, एक्सपेंस ऑफ होना चाहिए, लेकिन इस स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम borrowing cost को P&L में डालने की बजाय वी कैन कैपिटलाइज इट. सो दिस स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट दैट. तो मतलब फिनेंस, मतलब अभी आपने बैलेंस शीट में स्केड्यूल 3 में फिनेंस कॉस्ट नाम का हेड देखा होगा. तो ये इंड एस ये बताता है कब हम उस फिनेंस कॉस्ट को हम अपनी बैलेंस शीट में बैठा सकते हैं, मतलब व्हेन वी कैन कैपिटलाइज दैट फिनेंस कॉस्ट. तो अब देखो, अब अपन को इंड एस 23 का ब्रॉड कॉन्सेप्ट का समझना पड़ेगा. कैपिटलाइजेशन करते हैं हम बोरोइंग कॉस्ट का विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए वो बोरोइंग्स टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोडक्शन. एक्विजिशन पीपी के लिए हो सकता है या फिर इन्वेंट्री के लिए हो सकता है. कंस्ट्रक्शन भी दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है. या तो बिल्डिंग मेरे लिए क्या बोलते हैं, मेरी पीपी हो सकती है या फिर मेरी इन्वेंट्री हो सकती है. और सिमिलरली फॉर प्रोडक्शन भी इन्वेंट्री के लिए या फिर पीपी के लिए. तो मैंने बोला तो कैपिटलाइजेशन ऑफ the borrowing cost that are directly attributable to the acquisition, construction और production of a qualifying asset. तो देखो अपन को दो चीजें समझना पड़ेगा, what is borrowing cost and what is qualifying asset. तो हमें क्या समझना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन किसका हो रहा है, borrowing cost का. तो borrowing cost की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा borrowing cost किसके लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन किसका, ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट. तो हम किसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं. वो बोरोइंग कॉस्ट किससे एट्रीब्यूटेबल है, टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट. तो अभी अपन क्वालिफाइंग एसेट पढ़ते हैं. अब आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे इंड एस 23 डज नॉट अप्लाई. इंड एस 23 डज नॉट अप्लाई कहाँ पे अप्लाई नहीं होता. इट डज नॉट टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट टॉक्स अबाउट ओनली द कॉस्ट ऑफ डेट. तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नॉट कवर्ड. मतलब अगर मान लो मैंने शेयर होल्डर से पैसा लिया, ठीक है, शेयर होल्डर से मैंने पैसा लिया और मैंने बोला कि मतलब उसका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है वो लेट सपोज 10% आ रहा है. तो और वो मैंने पैसा मान लो मैंने कंस्ट्रक्शन यूज़ किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट. तो क्या मैं उसे कैपिटलाइज कर सकता हूँ, मतलब मैंने शेयर होल्डर से पैसा लिया एंड आई यूज दैट पैसा टू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, वेदर आई कैन कैपिटलाइज दैट कॉस्ट. द आंसर वुड बी अ बिट नो. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है दैट इज ओनली ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट, नॉट ना कि ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो इसका मतलब क्या है, बोरोइंग कॉस्ट में हम क्या बात करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, हम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट. बट बोरोइंग कॉस्ट में वी डू नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वी ओनली इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डेट. तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा. आप बोरोइंग कॉस्ट और किस में कैपिटलाइज नहीं कर सकते. मान लो एक कोई एसेट फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है. अब आप पूछोगे कौन से एसेट्स फेयर वैल्यू पे मेजर होते हैं, तो एग्जांपल लो बायोलॉजिकल एसेट. इंड एस 41 जब अपन पढ़ेंगे इंड एस 41 तो बायोलॉजिकल एसेट इज मेजर्ड. बायोलॉजिकल एसेट मीन्स जैसे गाय हो गया, ठीक है, तो गाय वुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. इंड एस 41 क्या बोलता है, हमें जो गाय को वैल्यू करना है ना, बायोलॉजिकल एसेट्स को हमें जो वैल्यू करना है दैट शुड बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है. अब मान लो आपने गाय को खरीदने के लिए, ठीक है, गाय को खरीदने के लिए आपने क्या किया, बोरोइंग्स ली. बोरोइंग्स किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर से नहीं, क्योंकि इक्विटी वाला तो यहाँ पे कवर हो गई नहीं. व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन बोरोइंग्स फ्रॉम द डेट होल्डर, ठीक है. अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या गाय क्वालिफाइंग एसेट है, क्या गाय क्वालिफाइंग एसेट है. तो पहले आपको क्वालिफाइंग एसेट समझना पड़ेगा. हालांकि वी विल रीड इट लेटर ऑन कि दैट इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है. क्यों, क्योंकि इट डज नॉट टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. अभी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि हमने बोरोइंग करी किससे, इक्विटी होल्डर से नहीं, हमने डेट होल्डर से बोरोइंग करी. उस बोरोइंग को कहाँ यूज किया, वी यूज्ड इट इन द एक्विजिशन ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट. अब बायोलॉजिकल एसेट का मेजरमेंट कैसे होता है इंड एस 41 के हिसाब से, इट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. मतलब जितनी उसकी, मान लो उस गाय की उस दिन फेयर वैल्यू 10,000 रुपये थी, 10,000 रुपये माइनस कॉस्ट टू सेल,
कॉस्ट टू सेल क्या होता है, अगर उस गाय को मैं आज बेचने जाता हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ती है, तो लेट सपोज इट्स 500 ओनली, तो मुझे जो उस बायोलॉजिकल एसेट को वैल्यू करना है दैट वुड बी एट 9500। तो अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड ये बोलता है कि जब भी कोई चीज़ फेयर वैल्यू पे मेजर हो रही है तो वी शुड नॉट कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट। इसका क्या रीज़न है, रीज़न ये है, लेट सपोज अपन बात करते हैं 1 मिनट, अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपन समझते हैं, लेट सपोज वी हैव अ बायोलॉजिकल एसेट। तो बायोलॉजिकल एसेट की जो अपनी फेयर वैल्यू है 1 मिनट, तो अभी जो बायोलॉजिकल एसिड की जो फेयर वैल्यू है, लेट सपोज इट लाइक इट वुड बी 100 ओनली, तो 100 रुपीज़ है, ठीक है, एंड कॉस्ट टू सेल इज ₹5 ओनली। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, वी वुड मेजर इट एट 95 पे हमने इसे इनिशियल रिकग्निशन कर दिया। तो हमने क्या एंट्री डाली, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट। वाई वी हैव डेबिटेड बायोलॉजिकल एसेट, बिकॉज वी ऑलवेज डेबिट वॉट कम्स इन। तो हमारे पास क्या आया, गाय आई, तो हमने उसे डेबिट मारा, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। तो हमने कितने से एंट्री मारी, देखो बैंक से हमारा कितना गया होगा, 100 रुपये गया होगा। तो बैंक से हमने देखो बायोलॉजिकल एसेट को हमने 95 पे बुक किया, रेस्ट वी विल चार्ज इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन दी डे वन में हम 5 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करेंगे एंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अपना क्या बना, अगर मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपने समझना है, अभी हम स्कोप एक्सक्लूजन पढ़ रहे हैं ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड किन किन के ऊपर नहीं लगता। पहली बात तो इट डज नॉट टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात नहीं करता। ये दूसरी उन एसेट्स की बात नहीं करता दैट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, एग्जाम्पल बायोलॉजिकल एसेट। तो इन्होंने बोला कि बायोलॉजिकल एसेट्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो हमने इनिशियल रिकग्निशन जब किया तो वी बुड डेट आर एसेट एट 95, ठीक है। अब 5 रुपये हमें डे 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना पड़ गया, क्योंकि हमने जो बैंक से पैसा दिया था दैट वुड बी 100 रुपीज़। देखो मान लो आपने गाय परचेज करी 100 रुपये की, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है, 100 रुपये लेट सपोज इट्स फेयर वैल्यू, ठीक है, तो आपने 100 रुपये में परचेज किया, लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है, यू नीड टू मेजर इट एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो आपने 5 रुपये, आपको पता है अगर आप अब आज इसे बेचने जाओ तो आपको 5 रुपये खर्चा लग जाएगा। तो आपने वैल्यूएशन कितने पे करी, 95 के ऊपर, ठीक है। तो आपके बैंक से कितना गया, 100 रुपये। आपको एसेट एज पर इंडिया 41 कितने पे मेजर करना है, 95 के ऊपर। तो बैलेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये अपना एंट्री हुई। तो बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़, ये अपनी जर्नल एंट्री हुई। अब आप समझो कि अगर अपन बोरोइंग कॉस्ट इसमें कैपिटलाइज कर दें तो क्या होगा, ये जो इंडियाज 41 की जो रिक्वायरमेंट थी कि ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर होना चाहिए, वो चीज़ रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। मान लो मैं क्या करता हूँ, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर देता हूँ। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, जो हम फिनेंस कॉस्ट को खर्चा बुक करते थे वी विल बुक इट एज एसेट। तो हम क्या करेंगे, एंट्री डाल देंगे एसेट अकाउंट डेबिट, है ना। तो एसेट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हम एंट्री डाल देंगे, वी विल पास द एंट्री बाई लेट सपोज द बोरोइंग कॉस्ट अमाउंट इज ₹10। तो हमने एसेट को खड़ा कर दिया, एसेट अकाउंट डेबिट टू फिनेंस कॉस्ट, और हमने अपनी फिनेंस कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया कितने रुपए से, 10 रुपए से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 रुपए हमारे फिनेंस कॉस्ट से कम होके एसेट में जाके बैठ गए। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू फिनेंस कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इस वजह से हुआ क्या, हमारा जो कॉन्सेप्ट था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का, वो अब हमारा बायोलॉजिकल एसेट कितने पे आ रहा है, इट इज़ नाउ कमिंग एट 95 + 10। तो ये 105 पे आ रहा है बैलेंस शीट में। एंड नाउ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियाज 41 इज वायलेटेड। तो इसलिए इन्होंने बोला इंडियाज 23 डज नॉट अप्लाई ऑन दोज एसेट्स दैट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, क्योंकि अदरवाइज वो अपनी फेयर वैल्यू से ही एक्सीड हो जाएंगे। तो इसलिए हम उसे कभी भी इंड एस 23 नहीं लगेंगे, मतलब हम उसमें बोरोइंग कॉस्ट को हमेशा एक्सपेंस ऑफ करेंगे। मतलब अगर मैं कोई बोरोइंग लेता हूँ, ठीक है, फॉर दी बायोलॉजिकल एसेट्स, तो मुझे हमेशा उसे एक्सपेंस ऑफ करना है, ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए। मतलब स्कोप क्या क्या एक्सक्लूडेड है, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन सेकंड वन बीइंग दी बायोलॉजिकल एसेट्स, ठीक है। अब अपन का थर्ड पॉइंट आता है इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस। ये इसलिए एक्सक्लूजन है क्योंकि यहाँ पे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि इस इन्वेंट्री में कितनी बोरोइंग कॉस्ट लगी है। तो अगर इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस, देन वी वुड नॉट कैपिटलाइज दी बोरोइंग कॉस्ट। तो अपन ने बोरोइंग कॉस्ट क्या पढ़ा, बोरोइंग कॉस्ट मीन्स कैपिटलाइजेशन। जो चीज़ हम फिनेंस कॉस्ट में बुक कर रहे थे अभी हम सीधा बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो कैपिटलाइजेशन किसका, ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल
तो इंपॉर्टेंट क्या है, बोरोइंग शुड बी डायरेक्टली ट्रेसेबल, मतलब डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल, मतलब बोरोइंग होने किसके लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन, किसका, ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं, बोरोइंग कॉस्ट एंड सेकंड वन बीइंग द क्वालिफाइंग एसेट। तो अभी हम पढ़ते हैं बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है। तो बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, बोरोइंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। तो इंटरेस्ट तो आता ही आता है, साथ साथ में अदर कॉस्ट भी आती है ना। तो इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट दैट आर कैपिटलाइज्ड as part of the cost of the asset if they are directly attributable to the acquisition, construction, production of a qualifying asset। अपन ने ये डेफिनेशन पढ़ी, तो अपन को ये समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटरेस्ट एंड व्हाट इज अदर कॉस्ट। तो क्या इंटरेस्ट क्या होता है, जो अपन देते हैं क्या वो इंटरेस्ट है, या फिर वी नीड टू कंप्यूट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा कि वी नीड टू कंप्यूट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। देखो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बोरोइंग कॉस्ट की क्या जर्नल एंट्री होती है और कोई अदर फिनेंस कॉस्ट होती है उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। अगर बोरोइंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में वो कवर है तो एंट्री होती है एसेट में हम जाके, मतलब बैलेंस शीट में जाके बैठता है आइटम, तो एसेट अकाउंट डेबिट, है ना। और अगर वो अदर फिनेंस कॉस्ट है, मतलब दैट इज नॉट अ कवर्ड अंडर इंड AS 23, तो हम उसे एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं एज इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ इंटरेस्ट या फिर फिनेंस कॉस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसेट डेबिट करते हैं, यहाँ पे हम इंटरेस्ट डेबिट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ बोरोइंग कॉस्ट एंड अदर फिनेंस कॉस्ट, है ना। तो बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से ही कंप्यूट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो चलो अभी अपन एग्जांपल लेते हैं। आपने 8 लाख रुपए का लोन लिया, कितने परसेंटेज पे, 2% पे, लेकिन बाजार में जो ब्याज की रेट है वो 5% है। तो मतलब आपने 8 लाख रुपए का लोन 2% पे ले लिया, बाजार में 5% रेट है, तो आपको इसका एक रीपेमेंट शेड्यूल बनाना है, और ये 3 साल का लोन है, इंटरेस्ट हर साल पे होता है, ठीक है। तो ये अपने सामने एक चैलेंज है। मतलब आपने, अगर मैं सिंपल बोलूं, आपने 1 लाख का लोन लिया है, ठीक है, इस पे 2% ब्याज लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, 2% इंटरेस्ट रेट है, और आपको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट एनुअली देना पड़ता है। तो हमारे, अगर मैं ईयरली कैश फ्लोज प्लॉट करूं, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल की ये बोरोइंग है। थर्ड ईयर के एंड में हम प्रिंसिपल भी रीपे कर देंगे। तो सबसे पहले हमने सबसे पहले फर्स्ट ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट दिया, तो हमने 1 लाख के ऊपर 2% का ब्याज दिया, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे हमने सेकेंड ईयर में भी इतना ब्याज दिया, और थर्ड ईयर में हमने ब्याज तो दिया ही दिया, साथ में हमने जो 8 लाख रुपए की बोरोइंग थी वो भी हमने रीपे कर दी। तो व्हाट वी हैव डन, हमने ब्याज तो हर साल देते जा रहे हैं और हम जो बोरोइंग्स है वो वी विल रीपे अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो हमारा क्या हुआ, ईयर 1, 2 एंड 3। तो 1 में हमने ब्याज दिया, सेकेंड में भी हमने ब्याज दिया, तीसरे में ब्याज प्लस जमा पूंजी, मतलब प्रिंसिपल, वी हैव ऑल्सो रीपेड इट, है ना। अब अपन ने पढ़ा कि हमें तो 2% पे मिला, लेकिन बाजार में क्या रेट है, 5%। तो हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू निकालेंगे। फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मान लो मैं कैश फ्लो उसको डिस्काउंट कर दूं एट दी फेयर रेट, जो कि मार्केट की रेट है, लाइक सपोज 5%। तो अगर मैं इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर दूं एट द रेट ऑफ 5%, तो मुझे डिस्काउंट करना है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, वी नीड टू डिवाइड 1 डिवाइड विद 1 प्लस रेट, ठीक है। 1 प्लस रेट क्या है, 5%। तो हमने इसे फ्रीज कर दिया सेल को। तो हमने 1 डिवाइड विद 1 प्लस रेट रेज टू दी पावर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। तो हमने क्या किया, 1 डिवाइड विद 1 प्लस रेट, है ना, 1 प्लस रेट आया, फिर हमारा रेज टू दी पावर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ गए। तो हमने क्या किया, इन सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को लिस्ट कर दिया। आप कैलकुलेटर पे कैसे निकालोगे, आप सिंपली क्या करोगे, 1 डिवाइड विद 1.05 इक्वल्स टू, फिर बार बार प्रेस करोगे ना तो वो अपने आप वो रिड्यूस होता जाएगा, मतलब अगले साल का पीवीएफ आएगा। मतलब जब आप पहली बार कैलकुलेटर में करोगे तो 1 डिवाइड विद 1.05 आएगा 0.952, फिर दूसरी बार आप इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो आएगा इतना, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ गए। जब आप इन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को कैश फ्लोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी इसकी क्या आएगी, इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू। तो अब हमारी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा 2000 इंटू ये अगर हम करते हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो फेयर वैल्यू आती है वो इतनी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें लोन मिला है दैट इज ऑफ 91,830,
ना कि 1 लाख। हमें लोन 8 लाख रुपए का नहीं मिला है, हमें लोन इफेक्टिव बोलूँ तो सिर्फ हमें 91,830 का मिला है। तो देखो इसका स्केड्यूल कैसे बनेगा। ओपनिंग मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जब ये हमने लोन रिसीव किया तो हमारे बैंक में कितने पैसे आए, बैंक में हमारे पैसे आए 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आए। लेकिन हमारी जो एक्चुअल लोन था, लोन की फेयर वैल्यू क्या थी, सिर्फ 91,830। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर बची जर्नल एंट्री में, उससे हम क्या बोलेंगे, दैट वुड बी बुक्ड एज इक्विटी। इक्विटी क्योंकि एक तरीके से होल्डिंग से हमने लोन लिया। अगर आप यहाँ से पढ़ो तो एंटिटी रिसीव द लोन फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो जो ये डिफरेंस है फेयर वैल्यू का, दैट इज बेसिकली द इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय दी होल्डिंग टू द सब्सिडरी। तो ये जो अमाउंट है ये एक तरीके से इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय दी होल्डिंग टू द सब्सिडरी। तो हमारा इतना हमने इक्विटी में बुक कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसका रीपेमेंट स्केड्यूल बना रहे हैं। तो अपनी ओपनिंग लोन की लाइबिलिटी कितनी थी, अब हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट कितने से बुक करना है, वी नीड टू बुक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। तो ये जो 5% है इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रिंसिपल पे 5% बुक करूं तो दिस इज माई इफेक्टिव इंटरेस्ट, और यही बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में कवर है। तो जो हम 2,000 रुपए दे रहे हैं दैट इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट, बट व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमने 5% पे दिया, मतलब बुक किया, और हमने पेमेंट कितनी करी, सिर्फ पेमेंट हमने 2,000 की पेमेंट करी। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आया, इतना था, ठीक है, प्लस इतना इंटरेस्ट अक्रू हुआ, लेकिन हमने पे इतना ही किया तो क्लोजिंग बैलेंस इतना आ गया। तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस ये बना, इसके ऊपर इतना ब्याज चार्ज हुआ, इतनी हमने रीपेमेंट करी, क्लोजिंग बैलेंस इतना आ गया, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे मैंने ऐसे किया, इतना ब्याज चार्ज हुआ, इतनी मैंने, अब मैंने कितनी रीपेमेंट करी 1,02,000। तो अब मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट शुड बी ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़ीरो आना चाहिए। तो ये अपना इंटरेस्ट का स्केड्यूल बन गया, ठीक है। तो ये जो 5% के हिसाब से जो ब्याज आ रहा है ना, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट अंडर द इंड AS 23। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट एज पर द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। मान लो आपको 2% पे ब्याज मिल रहा है, 2% पे लोन मिल रहा है, तो दैट इज नॉट द इंटरेस्ट, ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी एज पर द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो अब देखो अपन ने पढ़ा बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, ठीक है, दैट इज दैट आर बीन इनकर्ड ऑन द बोरोइंग्स दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो अभी अपन ने क्या समझा, इंटरेस्ट का मतलब समझा। अभी अपन समझेंगे अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो अभी अपन कहाँ पे थे, अभी अपन ने समझा बोरोइंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। अभी अदर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का डिफरेंस होता है। देखो इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट। अब बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही है एंड दीज बोरोइंग्स आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। अभी हम अदर कॉस्ट के मतलब बाद में पढ़ते हैं, पहले हम क्वालिफाइंग एसेट को समझते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, एक एसेट जिसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, ठीक है, और सेल, है ना। तो या तो यूज़ करने के लिए या फिर बेचने के लिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दैट टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल। तो अभी अपन ने पढ़ा बोरोइंग्स क्या होती है, कैपिटलाइजेशन होता है किसका, ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। इंटरेस्ट हमने समझ लिया है, इंटरेस्ट वुड बी एज पर द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, एंड अदर कॉस्ट अभी हमें समझना है ना। और जो बोरोइंग्स होती है दैट शुड बी डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू द कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, विच टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम किसके लिए, या तो यूज़ करने के लिए या बेचने के लिए। यूज़ क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेचते क्या है हम, इन्वेंट्री। तो देखो या तो जिसे बनाने में या फिर मतलब यूज़ करने, मतलब जो दैट इज़ नॉट रेडी, दैट इज़ नॉट येट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल, ठीक है। तो अब आप समझो, अब आप ये समझो ये क्वेश्चन क्या है, इस इलस्ट्रेशन में क्या है। एक कंपनी है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करती है, घी, बटर एंड चीज़।
चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर सेल, तो ये क्या है, दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। लेकिन क्या हम इसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन क्या है कि चीज़ मतलब चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टू गेट रेडी, तो दिस मीन्स दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वेदर क्या इंडेस 23 लगता भी है या फिर नहीं लगता। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो अभी अपन ने सबसे पहले स्कोप में 3 एक्सेप्शन पढ़ी थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नॉट कवर्ड। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बाहर कर दिया था, फिर हमने उन एसेट्स को बाहर कर दिया था जो कि फेयर वैल्यू पे मेजर होते हैं, और तीसरा हमने उन इन्वेंट्रीज को बाहर कर दिया था जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनती है ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस। तो अगर आप चीज़ को देखो, मान लिया कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्कोप में जाते हो तो चीज़ क्या है, एक इन्वेंट्री है, ठीक है, जो कि लार्ज क्वांटिटीज में बनती है ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस, तो दिस इज नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 23। तो ये तो देखो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, स्कोप में है या नहीं है। तो हमने स्कोप के बाहर ही कर दिया, भले ही ये क्वालिफाइंग एसेट है लेकिन ये स्कोप में ही आता ऑफ इंड AS 23, तो हम वी कैन नॉट कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट। द आंसर वुड बी नो, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड इन द स्कोप, बिकॉज इट इज नॉट विद इन द स्कोप, इट इज नॉट विद इन द स्कोप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे स्कोप में ही नहीं है ऑफ द स्टैंडर्ड। क्यों नहीं है? क्योंकि दीज आर द इन्वेंट्रीज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। तो अभी अपन बोरिंग कॉस्ट रिवाइज करते हैं। बोरिंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। इंटरेस्ट हमने समझ लिया, अदर कॉस्ट अभी समझना है, दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन। इंटरेस्ट में हमने क्या समझा था, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, ना कि नोशनल इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर 2% बोला है तो 2% इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इट वुड बी 5%, जो भी अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा। इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, है ना, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जो कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? इट इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मे बी मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड में कुछ नहीं बोला है। तो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम किसके लिए लेता है? वो अभी यूज़ करने की पोजीशन में ही नहीं है। तो जो क्वालिफाइंग एसेट सब्सटैंशियल पीरियड लेता है फॉर बीन यूज्ड, मतलब वो अभी इंटेंडेड यूज के लिए ही नहीं है, या फिर उसे हम बेच भी नहीं सकते। तो मतलब मैंने बोला एन एसेट दैट टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स क्या बोलते हैं अपन, क्वालिफाइंग एसेट की अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्डिंग में अपने यूज़ के लिए बना रहा हूँ, तो मतलब ये मेरे लिए क्या होगी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, लेकिन मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए मान लो मैंने फर्नीचर, टेबल, कुछ बहुत ऐसी चीज़ें भी ले ली, ठीक है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए लेट सपोज हमारे को कोई कैपिटल एसेट, लेट सपोज कुछ भी बिल्डिंग बनाने के लिए मेजर मैंने पीपीई एक्वायर किया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब मैंने पीपीई एक्वायर किया तो मैं तो उसे उसी पोजीशन में यूज़ कर सकता हूँ, मतलब आई कैन यूज़ द पीपीई। मान लो कि मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्वायर किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने एक्वायर कर लिया, तो अब मेरी बिल्डिंग क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। क्यों? क्योंकि मैं बिल्डिंग को बनाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ठीक है। तो मैं उसको बनाने के लिए तो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिया, ये तो मैं अभी के अभी यूजेबल है, दिस इज इन द कंडीशन दैट वी कैन यूज इट। तो क्या ये भी क्वालिफाइंग एसेट हुआ? तो द आंसर वुड बी यस, ठीक है। तो अगर एक एसेट जो कि दूसरे एसेट के यूज में आना है और जो दूसरा एसेट है वो क्वालिफाइंग एसेट है, तो ये ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा, भले ही हम इसे एज मतलब अभी के अभी भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूँ मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट, मतलब बिल्डिंग को भी सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, लेकिन मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आज ही परचेज कर लिया, आज ही परचेज कर लिया, ठीक है, और मैं उसे आज ही यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि मतलब उसे रेडी होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मतलब मैं आज ही उसे यूज़ भी कर सकता हूँ, तब भी वो मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा भले ही क्वालिफाइंग एसेट की ये वाली डेफिनेशन ना मीट करता हो, लेकिन तब भी वो मेरा क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा, क्योंकि दैट वुड बी यूज फॉर अनदर क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड इन द सेंस वो तो होता ही होता है जिसे सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, साथ में वो भी होता है जो इस सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम के समय में जो इसे बनाने के लिए जो आज एसेट एक्वायर हो रहे हैं
भले ही वो आज भी यूजेबल है लेकिन वो भी क्वालिफाइंग एसेट ही होते हैं। तो अभी अपन इसके ऊपर भी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अभी देखो इस इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, एक टेलीकॉम कंपनी है जिसने लाइसेंस को अक्वायर किया। अब देखो लाइसेंस को तो मैं आज के आज ही यूज़ कर सकता हूँ, द लाइसेंस कुड बी सोल्ड, क्योंकि मैं आज के आज ही उसे बेच सकता हूँ। और लाइसेंस टू अ थर्ड पार्टी, तो या तो मैं उसे सोल्ड कर सकता हूँ दैट इज़ रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल, मतलब मैं उसे आज ही या तो बेच सकता हूँ या यूज़ कर सकता हूँ। हाउ एवर मैनेजमेंट इंटेंड्स टू यूज़ इट टू ऑपरेट अ वायरलेस नेटवर्क, लेकिन वो क्या चाहता है कि वो उसे नेटवर्क मतलब नेटवर्क के साथ उस लाइसेंस को यूज़ करेगा। डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट्स व्हेन द लाइसेंस इज अक्वायर्ड, ठीक है। शुड द बोरिंग कॉस्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ द 3G लाइसेंस बी कैपिटलाइज। तो देखो अभी जो लाइसेंस मैंने लिया वो मैं आज की डेट में मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट इज़ रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, लेकिन इट विल बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब इट विल बी यूज इन द एक्विजिशन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइड एसेट कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो लाइसेंस है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली लाइसेंस क्वालिफाइंग एसेट बन जाता है। तो ये डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। तो लाइसेंस में फिर हमारा मतलब लाइसेंस के ऊपर जो आपने बोरिंग कॉस्ट एंटर करी आप उसे भी कैपिटलाइज कर सकते हो। यस द लाइसेंस हैज़ बीन एक्सक्लूसिवली acquired to operate the wireless network, ठीक है। The fact that the license can be used or licensed to a third party is irrelevant. The acquisition of the license is the first step in a wider investment project, जो कि हमें नेटवर्क बनाना है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन अच्छे से समझने की कोशिश करी। अभी अपन आते हैं एक और इलस्ट्रेशन है, कंपनी क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रही है, ठीक है। तो द एसेट हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर द रिकग्निशन पर्पस, हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट हुआ? हाँ हुआ। तो ये क्या क्वालिफाइंग एसेट है? हाँ है, ठीक है। इज द मैनेजमेंट इंटेंशन कंसिडर व्हेन असेसिंग वेदर एन एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट? तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैनेजमेंट की इंटेंशन तो कंसिडर करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि अपन को नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम विल डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री के लिए इट विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग। तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट इंटेंशन रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट विल डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट इंटेंशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो व्हाट वी हैव लर्नड, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या समझा? अभी अपन ने समझा बोरिंग कॉस्ट क्या होती है। बोरिंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। इंटरेस्ट कौन सा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला। अदर कॉस्ट अभी पेंडिंग है। तो इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ठीक है। तो अभी अपन देखो एक रियल एस्टेट कंपनी ने परमिट ऑब्टेन किया है that allows that company to start the construction of a building. It has also acquired equipment that will be used for the construction of various building. Important word क्या है? Various building. तो this equipment is not directly attributable. तो मतलब जो इसमें खर्चा होगा that will not be directly attributable to the specific building. Can the borrowing cost on the acquisition of the permit and the equipment? देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा परमिट एंड इक्विपमेंट आज की डेट में मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो बिल्डिंग क्या है? क्वालिफाइंग एसेट है बिकॉज इट विल टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ये इसके लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ये इट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। तो अब ये क्वालिफाइंग एसेट बन जाते हैं। लेकिन जो इक्विपमेंट है दैट विल बी यूज फॉर वेरियस बिल्डिंग। तो वेरियस बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ? बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल होनी चाहिए टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। तो ये जो इक्विपमेंट है दैट इज नॉट डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल, तो इसलिए जो इसकी जो बोरिंग कॉस्ट है दैट विल नॉट बी कैपिटलाइज। बट जो परमिट है दैट इज फॉर अ स्पेसिफिक बिल्डिंग एंड इसकी जो बोरिंग कॉस्ट है विल बी कैपिटलाइज्ड।
तो अगर अपन आंसर देखते हैं इसका, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, 1 मिनट। तो अभी अपन देखो, परमिट इज स्पेसिफिक टू वन बिल्डिंग, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अ वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। मैंने बोला ना, परमिट वैसे तो मैं आज की डेट में यूज़ भी कर सकता हूँ और सेल भी कर सकता हूँ, मैं किसी और को बेच सकता हूँ ये परमिट, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिफाइड एसेट। अब विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट, सिंस द इक्विपमेंट विल बी यूज फॉर अदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इट इज़ रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। जो इसका इंटेंडेड यूज था वो क्या है, इट विल बी फॉर मल्टीपल बिल्डिंग्स, ठीक है। हैंस इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिफाइड एसेट। क्योंकि देखो, वो जो क्या बोलते हैं इक्विपमेंट है, इट इज़ रेडी फॉर इट्स यूज़। ये तो हम सिर्फ उसे क्वालिफाइड एसेट इसलिए बना रहे थे अगर वो किसी और क्वालिफाइड एसेट में यूज़ हो रहा है, लेकिन पता चला दैट इज़ यूज फॉर वेरियस अदर बिल्डिंग, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज़ रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ व्हेन वी हैव अक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन अब क्या बोलते हैं, जैसे लेट सपोज मैंने कोई इक्विपमेंट अक्वायर किया, दैट इज़ रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़, लेकिन मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, अगर वो किसी ऐसे एसेट के उसमें यूज़ हो रहा है जो कि क्वालिफाइड एसेट है, तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड बन जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं पता ये इक्विपमेंट इट विल बी यूज फॉर वेरियस बिल्डिंग्स, तो इसका जो इंटेंडेड यूज है दैट इज टुडे ओनली, मतलब ये दैट विल नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिफाइड एसेट। तो अपन ने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी अपन ने बोरोइंग कॉस्ट को पूरा समराइज कर लिया है। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो, है ना। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर न्यू बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th September, so you can check out the details. तो बस अपन ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। अभी अपन ने इंडियाज 23 का पार्ट नंबर 1 कवर किया। तो थैंक्स अ लॉट।